नमस्ते मित्रों। काव्य मंच के फोरम पर आज आपका सबका स्वागत है और हमारे यहाँ एक बहुत ही पहुंचे हुए कवि, गीतकार, नाट्य शास्त्र में जिनका नाम लिया जाता है विशेष तौर से राजस्थानी में, जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे और उनके जिन्होंने जो ना सिर्फ एक अच्छे कवि हैं बल्कि बहुत अच्छे अनुवादक भी हैं, श्री इकराम राजस्थानी। आपका स्वागत है इकराम जी, नमस्कार। और अभी हम आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, अपने थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में बताइए। और क्योंकि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, तो आप कोई संदेश देना चाहें हमारी युवा पीढ़ी को, तो उसका भी हम आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। खासतौर से डॉक्टर परीक्षित सिंह साहब का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे काव्य के इस मंच पर आमंत्रित किया। दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने जो परिचय दिया है उसको मैं काव्यात्मक रूप से पेश कर देता हूँ आपके लिए। आपके पास में जिस गांव की कहानी है, किसी पनघट की, किसी खेत की निशानी है, मैं उसी माटी से कुछ गीत लिखता रहता हूँ। उसी मिट्टी से तो इकराम राजस्थानी है। मित्रों, गणतंत्र की बात डॉक्टर साहब ने की है। गणतंत्र हमारा गौरव है, हमारी गरिमा है। भारतीय माँ का एक ऐसा आभास है जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। मैंने पिछले 40 साल से लगातार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से और राष्ट्रपति भवन से कमेंट्री की है। आंखों देखा हाल सुनाया है। आज बहुत गौरव हो रहा है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और गणतंत्र दिवस पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के भाल पर लिखा आभास है ये दिन, जन जन के मन में जागता विश्वास है ये दिन। वंदन करें, नमन करें और आरती करें, अपने स्वतंत्र देश का इतिहास है ये दिन। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारा राष्ट्र 1947 में स्वतंत्र होने के बाद हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु अब लगता है कि राष्ट्र में खास तौर से नई पीढ़ी में एक नया जागरण आ रहा है और हमारी अब हम अपनी शक्ति को पहली बार पहचान रहे हैं। और आपने तो हमारी संस्कृति पर काफी अनुसंधान भी किया है और हमारे बहुत बड़े जो राष्ट्र कवि थे टैगोर, जिनका आपने अनुवाद किया है बांग्ला से राजस्थानी में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खास तौर से हमारे राष्ट्र कवि की जो का जो अनुवाद है, वो इससे सुंदर अनुवाद मैंने किसी और भाषा में देखा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके अ, कुछ काव्य या पद्य के या कुछ गीत हमें सुनाएं और उनके बारे में आपने कैसे लिखा ये भी बताएं। बहुत धन्यवाद परीक्षित सिंह साहब। आपने बहुत सामयिक प्रश्न किया है और सामयिक इस कार्यक्रम का आरंभ किया है, क्योंकि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमें राष्ट्रगान देकर गए हैं, जिनसे हमारा देश धड़कता रहता है, उस गीतांजलि को मैंने राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया और जिसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। ऐसा लगा जैसे स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मुझे कहीं से प्रेरित करते रहते। और क्योंकि ये गणतंत्र का मौका है, इस समय गीतांजलि सबसे ज्यादा सामयिक है। एक तो मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि माइकल जैक्सन जब जिंदगी के आखिरी दिनों में अंतिम सांसें गिन रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा और लिखा कि मैं इस समय एट द टाइम ऑफ माय डेथ आई एम रीडिंग गीतांजलि एंड दिस बुक गिव्स मी ए करेज टू फेस द डेथ। ये पुस्तक उन्हें जीवन के प्रति आकर्षित करती है। ये जीवन ही हमारे राष्ट्र की शोभा है। तो जब मैंने इसको आरंभ किया तो बहुत आनंद आने लगा।
बंगला से मैंने इसमें देखा, फिर मैंने इसका हिंदी अनुवाद देखा, फिर मैंने राजस्थानी में इसको किया। सबसे पहले मैं इसका समर्पण सुनाता हूँ आपको, जो मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को किया राजस्थानी भाषा में। मैं कहता हूँ कि बाबा थाको नाम तो बड़ो रविंद्रनाथ, वाह। बाबा थाको नाम तो बड़ो रविंद्रनाथ, मेहर करी एक राम पर पकड़ियो म्हारो हाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं वो अंश सुनाना चाहता हूँ जिसके लिए माइकल जैक्सन ने कहा है। टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी है, मैंने राजस्थानी में किया अंजलि गीतारी। मुझे इसके लोकार्पण के लिए, विमोचन के लिए पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री और भारत में प्रसिद्ध दीदी ममता बनर्जी साहिबा ने बुलाया था। वहां इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ। वहां मैंने कुछ दोहे इसके सुनाए, कुछ अंश मैंने उनके सामने सुनाए, और जी। उनमें से एक आपके सामने पेश करता हूँ। दोहा देखिए, जब मैंने गाकर तरन्नुम से पेश किया गीतांजलि को, तो मैं कहता हूँ कि साईं अर्पण तू करे, साईं अर्पण तू करे, काल खड़ो जग द्वार, वाह। साईं अर्पण तू करे, काल खड़ो जग द्वार, दिवलो लेकर हाथ में मैं खोलूं ला द्वार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिया हाथ में लेकर मैं उस मृत्यु के दूत का स्वागत करूंगा। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा। एक जगह गीतांजलि में वो लिखते हैं, जी। इस गीतांजलि को पढ़ करके ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आकर के गीतांजलि बंगाल में फिर से पढ़ रहे हैं। यह उनका एक मेरे लिए कमेंट था। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो गुरुदेव टैगोर की बहुत खासियत थी कि वो वैष्णव भक्ति से, बाउल गीतों से बड़े प्रभावित हुए थे, और उन्होंने उनकी राष्ट्रीयता और उनकी धार्मिकता में अंतर नहीं था। जो उनके हृदय से निकला भाव ईश्वर के लिए और जो उनका प्रेम राष्ट्र के लिए था, वो एक ही हृदय से उपजा। तो आप उन किस तरह से देखते हैं, अलग अलग हमारे भारत में कितने बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, तो उनका ये काव्य किस तरह उन तक पहुंचाया जा सकता है? आपने अनुवाद करके तो बहुत इसका बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए आसान कर दिया गुरुदेव को पढ़ना। तो इसमें आपको कठिनाइयां क्या क्या आई थी, और इसमें कैसे नई पीढ़ी को अनुवाद करने में प्रेरणा मिले, ये इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत ही आपका प्रभावशाली प्रश्न है ये। गीतांजलि को पढ़ने के लिए मुझे पहली बात तो बंगला से इसको अंग्रेजी और हिंदी में मैंने पढ़ा, तो मुझे ये ज्यादा समझ में आया। फिर इसके बाद कठिनाई ये आई कि जो भाव गुरुदेव के साथ था, जो उनके मन में था, राष्ट्र का जो भाव था, वो भाव इस किताब में कैसे उतारा जाए। तो बहुत प्रयास करके मैंने इसको तैयार किया। तो यहाँ प्रभा खेतान फाउंडेशन, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, मैं उसका सदस्य भी हूँ। उन्होंने इसे प्रकाशित करने का लिया। देखिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये अंजलि गीतारी है। और इस समय मेरी मंशा ये है कि जो राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, युवा जो लोग हैं, वो इसे अधिक से अधिक पढ़ें। और अभी जैसा मैंने आपके सामने इसको पढ़ करके सुनाया, इसकी अधिक से अधिक प्रतियां युवाओं में दी जानी चाहिए ताकि उनको समझ में आए। और इससे ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि आप इसका एक ऑडियो कैसेट तैयार करें, और वो ऑडियो कैसेट लोगों तक पहुंचे और सुने, तो मेरा ख्याल है कि गीतांजलि लोगों में ज्यादा प्रचलित हो सकती है, ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है, और ज्यादा उपयोगी हो सकती है। ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। ऑडियो वीडियो किताबें जैसे प्रकाशन, लेखन, पाठन, इनका सबका महत्व है, और वाचन, और उसके बाद दस्तावेजीकरण जिसे कहते हैं, इन किताबों को हमको संभाल के रखना चाहिए, और जैसे लाइब्रेरी होती है, और अब तो ऑनलाइन होने लग गया है सब कुछ।
तो शायद सरल हो जाएगा। आपको कवि सम्मेलनों का जो आनंद आता है वो इस ऑनलाइन प्रसारण में कैसा महसूस होता है? डॉक्टर साहब सच कहूँ तो ये है कि ऑनलाइन में मुझे वैसे बिल्कुल कठिनाई नहीं है। मजा आ रहा है वो इसलिए कि मैं ऑल इंडिया रेडियो का आदमी रहा हूँ। मेरे जी, सामने ऑडियंस तो कभी रहा ही नहीं है। जी, लेकिन एक बात महसूस करता हूँ कि जब कवि सम्मेलनों में पढ़ता हूँ, ऑफलाइन जी, जाके लोगों को सुनाता हूँ, तो जो ज्यादा लोगों का रिएक्शन मिलता है, ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं, ज्यादा लाइवली जो एक वातावरण रहता है, वो वातावरण ऑनलाइन में नहीं रह पाता है। हालांकि जी, सुनाने में मजा वही आ रहा है जो मैं रेडियो पर सुनाता हूँ। लेकिन अगर इसको मंचों पे जाके ज्यादा किया जाता है तो वो मुझे कुछ ज्यादा आनंदित करता है। मंचों का रंग अलग है, मंचों का ढंग अलग है, मंचों की क्लैपिंग अलग है, ये सब चीजें जी, कानों में गूंज रहती है। अब आप अपना ही उदाहरण लीजिए। इस समय मैं यहाँ गुलाबी नगर जयपुर से बोल रहा हूँ। हमारे साथी सौरभ फरीदाबाद से हमें हैंडल कर रहे हैं, सजी हाश में दिल्ली में बैठे हुए हैं, और आप फ्लोरिडा में बैठकर यूएसए से हमसे बात कर रहे हैं। सारी दूरियां खत्म हो गई। और अब अगर मशायरा होता तो मैं ये शेर पढ़ता कि सूरज ने डूबते हुए ये शाम से कहा, सूरज ने सूरज ने डूबते हुए डूबते शाम हुए को ये शाम से कहा, डूबा नहीं हूं और कहीं उग रहा हूं मैं। वाह, वाह, वाह! क्या बात! बहुत सुंदर, बहुत या सुंदर। यूं कहिए कि हुँ, हमें ये वक्त दुनिया का कभी मिलने नहीं देगा। हमें ये हमें वक़्त ये दुनिया का वक्त। कभी मिलने नहीं देगा। जी डॉक्टर साहब, आप अच्छा रिपीट कर रहे हैं, मुशायरे को उठा रहे हैं आप। अब तो मुझे थोड़ा देर लग रही है आने में, इसलिए थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है उठाने में। बस यही यही फर्क समझाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में और जी, मंच पे इतना सा ही फर्क है बस। जी, जी, तो मैं अर्ज करता हूँ कि जी, हमें ये वक्त दुनिया का कभी मिलने नहीं देगा। जी। यहाँ जब दिन निकलता है वहां पर रात होती है। वाह, वाह, वाह! ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि अभी हमारे रात शाम के 9 बजकर 40 मिनट हुए हैं। प और हमारे यहाँ 8 बजकर 10 मिनट के करीब हो रहे हैं, जी, 12 मिनट के करीब जी, हो रहे हैं। तो देखिए ये कितना अंतर है। जी, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया के तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई समय चाहे अलग अलग हो, वक्त की जी, गर्दिश चाहे कैसी भी हो, लेकिन जो मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को, उनका दिल जो है वो एक ही समय पर धड़कता है एक साथ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो काव्य में हमारी जो मंच है उसमें हमारा विशेष प्रयास है कि किस तरह राजस्थानी और हमारी राष्ट्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाया जाए। और मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा कि राजस्थानी एक भाषा नहीं है बल्कि कई भाषाएं हैं, किंतु मैं विवाद की बजाय अनुवाद की तरफ वापस आना चाहूंगा। आपने बच्चन जी का भी अनुवाद किया है जो इन्होंने मधुशाला लिखी थी और बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और उसके उसमें अगर कुछ आप हमें कुछ सुनाना चाहें, कुछ रुबाइयाँ तो अ, आपका स्वागत। अवश्य अवश्य डॉक्टर साहब, आपने अनुवाद की बात बहुत अच्छी छेड़ी है। देखिए गीतांजलि का अनुवाद आपने देखा है, और हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी तक ये पहुंचे। उसी तरह जब मधुशाला का जिक्र आया तो पूरा फलसफा है, पूरा सूफियाना रंग है उनका। जी, क्योंकि जो जिस मधुशाला का वो जिक्र कर रहे हैं वो कोई मामूली शराब नहीं है। वो तो एक जी, आध्यात्मिक आनंद की शराब है जिसे उन्होंने व्यक्त किया है। जी, जब मैंने मधुशाला को पढ़ा तो लगा कि ये राजस्थानी भाषा में भी पहुंचनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें राजस्थानी भाषा का विवाद नहीं उठाना चाहिए। राजस्थानी भाषा तो 3000 साल से वैसे ही चल रही है, बोली जा रही है, लिखी जा रही है, सुनी जा रही है। ये तो हमें इसमें राजनीतिक तरफ जाना ही नहीं है। हमें तो केवल भाषा की बात करनी है कि इस भाषा में हम जी, अच्छे से अच्छे साहित्य को कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने मधुशाला का जिक्र किया, मधुशाला का अर्पण भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिस ढंग से मैंने समर्पण किया है मधुशाला का, वो आप सुनिए जरा। उसके जी, अंदाज में जैसे हमेशा बच्चन पढ़ते हैं या जैसे स्वयं बच्चन जी गाते थे, जी, राजस्थानी के 16 करोड़ लोग भी इस मधुशाला को इस तरह सुन सकते हैं, इकराम राजस्थानी के मुख से। जी, अर्पण देखिए उसका जी, कि बच्चन जी ने भूलिया कोने अब तक भी पढ़ने वाला, बच्चन बहुत जी ने भूलिया कोने
अब तक भी पढ़ने वाला, वो को वो है नशो आज तक, डोले बढ़कर मतवाड़ा। वो को वो है नशो आज तक, डोले बढ़कर मतवाड़ा। बच्चन जी ने प्रेम मिलो बतरो इकराम तने मिलसी। बच्चन जी ने प्रेम मिलो बतरो इकराम तने मिलसी। यही सोच के मैं रच दीनी राजस्थानी मधुशाला। वाह, यही बहुत सोच सुंदर। के राजस्थानी मधुशाला है ये। जी, तो इस तरह मैंने जो उनके जो 136 अंग है, अंश है, पद्य है, उनको राजस्थानी भाषा में किया। अमिताभ बच्चन जी को इसको प्रेजेंट करवाया गया, अभिषेक जी, बच्चन को दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया गया। तो ये 16 करोड़ लोगों तक, इसका भी मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ आपको परीक्षित सिंह साहब के, जी, आप काव्य के माध्यम से, काव्य संस्था के माध्यम से इन चीजों को राजस्थानी भाषा में ऑडियो वीडियो कहीं करके लोगों तक पहुंचाए, तो ये राजस्थानी भाषा बहुत समृद्ध हो सकती है। ये जी, मेरा सुझाव है। जी। देखिए, आपकी ये पुस्तक मेरे अभी भी जो आपने मुझे भेंट दी थी, ये आज तक मेरे साथ है। और मैं तो चाहूंगा कि अधिक से अधिक पाठकों के हाथ में ये पुस्तक आए। जी, हाँ, यही वाली। सो ये मधुशाला। ये साहित्य पे हमारी इतनी अभिरुचि इसलिए है कि क्योंकि साहित्य से पूरे राष्ट्र का चरित्र बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा चित्त, जो हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है, संस्कृति जो है, पूरे राष्ट्र की साहित्य से बनती है। जैसे भारतवर्ष में भी अगर देखा जाए तो वेद, वेदांत, उपनिषद, अ, उसके बाद पुराण, और जयदेव जी और कालिदास जी, उनके इनके साहित्य से आज तक हम पर इतना प्रभाव पड़ा है, जिसे अनकॉन्शियस जिसे कहते हैं, अवचेतन में कितना जो हम अब जिस प्रकार से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, उन सब चीजों पर इसका प्रभाव पड़ा है। और आप तो अभी उपनिषदों और गीता पर भी अनुवाद का काम कर रहे हैं। तो मैं आप मुझे ये पता नहीं कि आपके पास कोई श्लोक हैं उनका, जिनका अनुवाद आपके पास है। यदि हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें सुनाएं। नहीं, दरअसल में गीता और उपनिषद पर मेरा काम चल रहा है और अभी वो जी, मेरी जबान पर कंठस्थ नहीं हुए हैं। जी, जी, कोई अभी बात वो नहीं, अगली बार शायद। नहीं, अगली बात जरूर करेंगे, लेकिन आपने कुरान का जो जिक्र किया, जी, वो अनुवाद जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। जी, जी, जरूर। कुरान शरीफ एक ऐसी पुस्तक है जिसे इस्लाम धर्म के मुताबिक आसमानी किताब माना जाता है। जी, मैंने कुरान के कुछ महत्वपूर्ण सूरतों को और आयतों को राजस्थानी और हिंदी भाषा में पोइटिक ट्रांसलेशन उसका किया है। जी, जी, जरूर, और, अवश्य सुनाएं। और उसे उसे राष्ट्रपति, जो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जी, उन्होंने उसका लोकार्पण राष्ट्रपति भवन में किया था। जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण अच्छा। पुस्तक। जी, उसका अर्पण समर्पण देखिए, मैं एक उसका डॉक्टर साहब जी, कहता हूं कि सबसे पहले समर्पण कुरान शरीफ का किया कि जी, तू ही दीन हो ज्ञान भी, तू जी, ही रचो कुरान। बहुत सुंदर। तू ही दीन हो ज्ञान भी, तू ही रचो कुरान। मैं तो कुछ काबिल नहीं, हर मूर्ख अज्ञान। बहुत मैं तो सुंदर। काबिल नहीं, हर मूर्ख अज्ञान। और इस पर आगे लिखता हूं कि माटी को मैं पूतड़ो, माटी को मैं पूत लो। पूतड़ो जी, घनी करी है भूल। घनी करी है भूल। माटी को मैं पूतड़ो घनी करी है भूल। सब गलतियां ने माफ कर, इन्हें करो कबूल। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। ईश्वर को, परवरदिगार को समर्पित किया। जी, उसका एक अंश आपको जरूर सुना रहा हूं कि जी, देखिए, एक शब्द से सृष्टि का निर्माण किया गया है। वो जी, चाहे शब्द ओम हो, वो जी, चाहे शब्द कुन हो। कुन का जी, मतलब है हो जा, जी, और जी, फयाकुन का मतलब हो गया। जी, अब कुरान का एक सवैया सुनाता हूं, मेरी भूमिका में कहा है मैंने कि जी, अनंत अखंड ब्रह्मांड रचो, एक शब्द में देर लगी कुछ नहीं। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अनंत अखंड ब्रह्मांड रचो, एक शब्द में देर लगी कुछ नहीं, वाह। तू तो ना सुपनों जैसे आवे, ऐसे ही सृष्टि रचावे साईं। बहुत सुंदर। तू तो ना सुपनों जैसे आवे, ऐसे ही सृष्टि रचावे साईं। एक ही बहुत सुंदर। ब्रह्म छो, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म रमै जग माही। तो या बहुत जग को बस ऐसो ही जानो, पेड़ की जैसे पड़े पड़ जाए। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। होल यूनिवर्स इज द ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ऑलमाइटी। राइट। उर्दू में कहता हूँ, ये कायनात जी है तेरी तजल्लियों का जमाल। ये कुरान शरीफ जी कह रहा है डॉक्टर। जी जी। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि जिस जिस हम जब इसको ज्यादा पढ़ेंगे, इनके अनुवाद को समझेंगे, तो जो हमारी मन में कई बार नासमझी या भ्रांतियां होती हैं वो भी दूर होंगी, इसलिए अनुवाद बहुत आवश्यक है। इस मैं आपसे अनुवाद के बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा। आपके अनुवाद में लय बहुत सुंदर है, तो हाँ ये आप लय कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि टैगोर की जो अनुवाद है उसमें लय पकड़ना सबसे मुश्किल बात है, कठिन है। और सभी कवियों के, हिंदी कवियों को भी बहुत उसमें कठिनाई आई है। हाँ, बहुत ही अच्छा सा सवाल किया है आपने। दरअसल में लय जो है वो तो इंसान के दिल में ही लय मौजूद है डॉक्टर। जी 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 ये सारा संसार लय पर ही चल रहा है। जी। मैं मुझ कहता हूँ कि काश तेरा वजूद लय होता, जी। काश ताजे तेरा दिल पर वजूद बजा लिया करते। काश तेरा वजूद लय होता, जी। ताजे दिल पर बजा लिया करते। वाह और जब भी वाह जी चाहता गजल की तरह, तुझे हम गुनगुना दिया करते। वाह वाह वाह। कितनी सुंदर बात है। बहुत सुंदर। लय तो अंदर है दिल। आप देखिए डॉक्टर साहब, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इतने जी बड़े काम कर रहे हैं, चिकित्सक स्वयं है, स्वयं साहित्यकार है, कवि है। आप धड़कनों को भी अगर देखें तो ये सब लय में ही चल रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। म, आज म, हार्ट बीटिंग्स को आप तो सुनते रहते हैं, बताते हैं, ये सब जी लयबद्ध संसार है। तो मुझे जी इसलिए आसानी हुई कि मैंने हिंदी, उर्दू, राजस्थानी तीनों साहित्यों को लय और छंद के रूप में पढ़ा, समझा। और मेरे पिताश्री जो मास्टर अलाउद्दीन थे, विनोद उपनाम रखते थे, वो स्वयं बहुत अच्छे कवि थे, बहुत जी अच्छा लिखते थे। तो ये सारी चीजें मुझे जन्मजात कहीं घूंटी में पिला दी गई थी डॉक्टर। जी जी। मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या इसमें विचार है। मुझे हाँ लगता हाँ है कि आप उसको अंदर से मानते हैं, तो उस हाँ। भावना में जब अपने आप जब शब्द फूटते हैं तो उसमें लय अपने आप आती है, वो बहुत अच्छा, महसूस। बहुत अच्छा विश्लेषण किया है आपने डॉक्टर। जी तो जी। ये लय लयबद्ध होना ही चाहिए, वो हाँ अच्छा है। अच्छा, लोग ये कहते हैं, कई बार आपको, कवि हैं, साहित्यकार हैं, कि जब आप आजाद नज्म में बात करते हैं, जी लय छंदबद्ध नहीं लिखते हैं और गद्य में लिखते हैं, लेकिन वहां भी लय है डॉक्टर साहब, जी जी। उसमें भी उसमें भी लय है। लय। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो आजाद नज्म है, जैसे एलियट ने कहा कि देर इज नो सच थिंग एज फ्री वर्स। यस आजाद यस। कुछ होता ही नहीं है, छंद तो छंद है। या तो वो छंद है या फिर आप केवल बहाने ढूंढ रहे हैं। तो बहुत अच्छी। हाँ, तो नहीं, एलियट मम्मट ने बहुत मम्मट जो है हमारे व्याकरणाचार्य, मम्मट हुए हैं। लिखी। उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी जिस वाक्य में रस है वही जी काव्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी वाक्यम रसव्यम वाक्यम रसव्यम रसात्मक काव्य। काव्यम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो आप मम्मट जी, अ, आप सवाल मुझे करें, कुछ अपने मन का करें। जी जी। और अभी आप कुछ और हमें सुनाना चाहें अगर राष्ट्र निर्माण पे, भारतवर्ष पर, तो हम सुनना चाहेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं यह निवेदन करूंगा। आपने जी अभी बीच में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे मनों में कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म को लेकर के और समाज को लेकर के और सांप्रदायिकता को लेकर के अनेकों तरह के विचार करते हैं। मैंने इस पर बहुत कहा है, और युवा पीढ़ी के पास वो संदेश पहुंचना बहुत जरूरी है। जी मेरा एक मुक्तक सुनिए, आप गणतंत्र से ताल्लुक रखने वाली चीज सुनाता हूँ कि एक मुक्तक ये है कि कबीरा, सूर, तुलसी, जायसी,
रसखान रखता हूँ। वाह वाह वाह। कबीरा सूर तुलसी जायसी रसखान रखता हूँ। भजन मीरा के मन में मीर का दीवान रखता हूँ। वाह वाह। भजन मीरा के मन में मीर का दीवान रखता हूँ। सदा सांसों में गीता बाइबल कुरान रखता हूँ। मैं बहुत अपने सुंदर, दिल हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्र प्रेम है वो हम सब में है, और अगर यही चीजें जो हमको एक बनाए रखती है, और जो जिसे हम माँ रूप स्वरूप मानते हैं, जिसे मादरे वतन कह सकते हैं। एक, आप किसी भी भाषा में कहिए, पर जो हमारा, चाहे उसको माँ के रूप में जो भी हमें मिला है, उसका प्रेम और कृतज्ञता जब तक हमारे हृदय में है, मेरे विचार से उससे भारत के लिए शुभ ही होगा। बेशक। जी। तो इसमें आप उर्दू और हिंदी में आपको कोई कठिनाई नहीं होती अलग अलग भाषाओं, एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखने में? डॉक्टर साहब, भाषा तो एक ऐसा साधन है, आप जी किसी भी भाषा में बात करें, वो हमेशा आपके दिल को छूती है वो बात। जी भाषा को कहीं हम बांध नहीं सकते हैं। मैं अपने एक शेर से इस बात को साबित करना चाहता हूं आपको। मैं जी। कहता हूं कि हिंदी उर्दू में जबानों की टसल रहने दे। वाह। हिंदी उर्दू में जबानों की टसल रहने दे। ये गजल फन है, इसे सिर्फ गजल रहने दे। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये गजल फन है, इसे सिर्फ गजल रहने दे। वो यही पैगाम मोहब्बत है जमाने के लिए। यही पैगाम मोहब्बत है जबाने के लिए। लबे जमुना पे खड़ा ताजमहल रहने दे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक और शेर इसी भाषा के संबंध से सुनाता हूँ। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। मैं कहता हूँ कि चमन के पास से गुजरो जी, चमन के पास तो से खुशबू गुजरो। लगने लगती है। हाँ, चमन के पास से गुजरो तो खुशबू लगने लगती है। बहुत सुंदर। मैं हिंदी ऐसे लिखता हूँ कि उर्दू लगने लगती है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वाह, क्या बात, क्या बात। मैं हिंदी ऐसे लिखता हूँ कि उर्दू लगने लगती वाह। तो हमें तो आनंद फसी उर्दू में भी आता है, शुद्ध हिंदी में भी आता है। उसको कहने वाला चाहिए, किस प्रकार से उसको पेश किया जाता है, उस उसमें आनंद है। है। डॉक्टर साहब, ये भी एक डिक्शन है अपने आप में। प्रेजेंटेशन भी अपने आप में कला है। जी और क्योंकि मैं बिल्कुल। रेडियो का रहा हूँ, कमेंटेटर रहा हूँ, जी एंकरिंग करता रहा हूँ, मैं ये जी। चाहता हूँ कि ये चीजें पढ़ने के बजाय अगर हम मंच पर जाएं, लोगों तक पहुंचे और उनको इसी अंदाज में सुनाएं, तो शायद ये और ज्यादा असरकारी हो सकती जी जी। असरकारी। है। सरकारी। सर सरकारी नहीं, असरकारी। सरकारी तो बिल्कुल ही भूल सरकारी। सरकारी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। हम्म। हमारे पास 2 मिनट और हैं, तो एक कोई चलते चलते कोई संदेश देना चाहें सभी के लिए, तो अ, आपका स्वागत है। मित्रों, आज आज इस काव्य के माध्यम से हमें यूएसए में और दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में और यूके में तमाम जगह सुना जा रहा है। मैं डॉक्टर परीक्षित सिंह साहब का आभार इसलिए कर रहा हूं कि आज उन्होंने इस वेबिनार को अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से भाषाओं का एक संगम यहाँ हमें प्रस्तुत करने का मौका दिया। और नौजवान पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये मुल्क, ये भारत हमारा अपना है। इस देश का चरित्र हमें बनाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। और उसका एक सच्चा नक्शा पेश करता हूं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान सीनों में रखेंगे। कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। वाह, क्या बात, बहुत मेल सुंदर, बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। बहुत शंख सुंदर। बजे भाईचारे का, अमन शंख की बजे, एक अजान रखेंगे। शंख बजे शंख भाईचारे बजे का। भाईचारे का,
अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, और पहले हिंदुस्तान रखेंगे। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे हमें यहाँ आपको सुनकर और आपके आने से हमारी हमको बहुत प्रोत्साहन मिला है। हमें लगता है कि इससे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हम चाहेंगे कि आप आगे भी आते रहें और हमारा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। काव्य के लिए आपका यह कार्यक्रम राजस्थानी काव्य के लिए पहला कार्यक्रम था और मैं आशा करता हूं कि हम इससे राजस्थानी साहित्य को और बढ़ा सकें। आपने जो हमारे लिए प्रेम से जो काव्य वाचन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी सेहत का ध्यान रखें और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और हमें और इस तरह से काव्य सुना सुनाकर प्रोत्साहित करते रहें। तब बस इस शेर से बात खत्म करता हूँ कि जुड़ा मित्रों, नौजवानों, इस बात को सुन लो, ये इकराम राजस्थानी का संदेश अपने घर में रख लो भाई। कहता हूँ कि जुड़ा इस देश की माटी से मेरा नाम रहता है, जुड़ा इस जुड़ा देश इस की देश माटी से। की माटी से मेरा नाम रहता है, ये धरती राम की है, इसमें ही इकराम रहता है। वाह वाह, क्या बात है, कितनी सुंदर बात कही है आपने, बहुत सुंदर बात कही है। डॉक्टर, मेरे बहुत अच्छा आपने अवसर दिया। मैं शुक्रिया और आभार करूंगा। आपने बात अच्छी कही कि आपने श्रृंखला का आगाज मुझसे किया है, तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जब आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, और जब हम सब अच्छे हो जाएंगे तो ये इकराम भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।